तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इस टॉपिक को समझें इससे पहले एक टास्क करना होगा आप लोगों को, जिससे आपका 50% ऑफ द टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि इन्फ्लेशन है क्या चीज़, और आपको जो मैं आगे पढ़ाऊँगी, आपको समझाऊँगी, तो वो ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो टास्क बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं लगेगी इसमें। आपको करना क्या है, 3 लोगों से एक सवाल पूछना है। अब वो 3 लोग कौन से होंगे? एक तो ओल्ड एज पर्सन होगा, दादा दादी नाना नानी। दूसरा कोई एल्डर इंसान जैसे आपके पेरेंट्स, या फिर 40s या 50s की एज में जो लाया करते हैं, आप उनसे किसी से भी पूछ सकते हैं। तीसरा बेटा आपको खुद से पूछना है। अब पूछना क्या है? 3 लोगों से पूछना है, एक ओल्ड एज पर्सन, एक 40s की एज में जो लाया करते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, एक आपने खुद से पूछना है। अब पूछना क्या है? पूछना ये है कि अपने ज़माने में व्हेन दे वर किड्स 1 रुपए में क्या कुछ आ जाता था। बस बेटा यही सवाल पूछना है। पहले आप ये टास्क पूरा करो, फिर इस वीडियो में दोबारा आना, तब आपको समझ में आएगा जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? Inflation is one of the most important concepts in economics. इन्फ्लेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को भी इम्पैक्ट करता है और एक इकॉनमी एज अ होल को भी इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन होती है इकॉनमी में तो वो सबको इम्पैक्ट करेगी, हर इंसान को, हर चीज़ पे इम्पैक्ट करेगी। दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? अब मैं उम्मीद करती हूँ आपने टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। आपने ये देखा होगा कि जो ओल्ड एज पर्सन थे वो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते थे एज़ कंपेयर टू आर टाइम। अब हम जाएं, अभी 1 रुपया लेकर जाएं मार्केट में तो हार्डली 1 टॉफ़ी या 2 टॉफ़ी आती होंगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ आता होगा। तो आप टाइम पीरियड को कंपेयर कर सकते हैं, प्राइसेस बढ़े हैं। तो यही प्राइस राइज जो होता है, जनरल प्राइस राइज होता है, वो ही इन्फ्लेशन होता है। At its core, inflation refers to the general increase in prices of goods and services. General increase in price है, प्राइस में जब इंक्रीज़ हो जाता है, किसके प्राइस में? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन होती है व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। अब परचेजिंग पावर जो है मनी की वो कम हो जाती है। मतलब पहले तो हम 1 रुपये में बहुत ज़्यादा ख़रीद पा रहे थे, अब हम नहीं ख़रीद पा रहे उतना, तो परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। अब तो 10 लाख रुपए भी बहुत कम लगते हैं। पहले 10 लाख रुपए में एक आलीशान घर बन जाता था, आज प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब है मनी वैल्यू कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है, हम सेम अमाउंट ऑफ मनी से कम खरीद पा रहे हैं। तो ये होता है हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है हमारी कम हुई है। इसका मतलब है दिस मीन्स यू कैन बाय फ्यूअर थिंग्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी देन यू कुड बिफोर। मैंने बेटा समझाया था ना, वही जो आपने टास्क करा है उसी से ये पूरी डेफिनेशन और ये जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इन्फ्लेशन का मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो भी प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, हमने देखा परचेजिंग पावर कम हो जाती है, बात वही हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बेटा एग्ज़ाम में अगर आपको इन्फ्लेशन क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखिएगा। इफ़ यू वर एबल टू बाय 1 kg ऑफ राइस फॉर 40 लास्ट ईयर, मतलब 1 किलो राइस तुम 40 रुपये में ख़रीद रहे थे पिछले साल, और इस साल तुम 45 रुपीज़ में ख़रीद रहे हो। वही कितने अमाउंट? 1 किलो
राइस की, तो जो इंक्रीज़ है 5 रुपीज़ का, तो ये इन्फ्लेशन शो करता है। इफ़ यू वर एबल टू बाय 1 kg of rice for rupees 40 last year and this year the price has increased to 45, that's inflation, while a small amount of inflation is normal। अब जो स्मॉल अमाउंट है, अब छोटी सी परसेंटेज में इन्फ्लेशन होगी बेटा, छोटा परसेंटेज यानी 1-2% अगर राइज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो अनस्टेबल और हाई हो जाती है इन्फ्लेशन इंक्रीज, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है इकॉनमी में। तो देखिए, वाइल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ नॉर्मल इन एनी ग्रोइंग इकॉनमी, मतलब नॉर्मल इंक्रीज़ अगर होता है, मिनिमल इंक्रीज़ होता है, तो वो नॉर्मल उसको लिया जाता है इन्फ्लेशन को। लेकिन हाई और अनस्टेबल इन्फ्लेशन कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड इकॉनमी एज अ होल। अगर अनस्टेबल और एकदम से बढ़ गई इन्फ्लेशन, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो पड़ेगा ही ना, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इकॉनमी में, सिर्फ इकॉनमी में नहीं, एक आम इंसान के लिए भी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, हमें ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, हमारे एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उनके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कितनी हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, एग्जिस्ट करती हैं। डिपेंड किस पे करती हैं? कॉजेज़ पे, कि इन्फ्लेशन होने का रीज़न क्या है, या फिर पेस ऑफ इंक्रीज़ पे, कि कितनी स्पीड पे वो इंक्रीज़ कर रही हैं। कुछ बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन होती है, कुछ एकदम से हाई लेवल पे पहुंच जाती है। तो हम सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में बेसिक टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। So the very first type is demand pull inflation। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नेम से ही पता चल रहा है डिमांड को खींचना। डिमांड जब बढ़ेगी, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगी वो होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बेटा, जब डिमांड, प्राइस और सप्लाई का ने आपस में एक रिलेशनशिप होता है, ये आप 12th क्लास में समझोगे, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप। जैसे डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली प्राइस उसके इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। तो ये कंसेप्ट है। सो दिस अकर्स व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई से, तो तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स पीपल में बाय मोर प्रोडक्ट्स देन यूजुअल विच कॉजेज प्राइस टू राइज। अब फेस्टिवल सीजन्स, हम इंडिया में दिवाली का टाइम ही ले लेते हैं। दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ कितनी महंगी हो जाती हैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो इससे क्या होगा, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दिस इज़ ऑफन सीन इन फास्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़। जो भी ग्रोइंग इकॉनमीज़, डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं, उन्हीं इकॉनमीज़ में ज़्यादातर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इस तरीके का इम्पैक्ट लेकर आती है। फेस्टिवल सीज़न या ऑफ सीजन्स में हमें ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बेटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट को पुश करना नहीं है, इसमें हो जाती है कॉस्ट पुश। कॉस्ट किसकी पुश होगी? हमारी तो नहीं होगी, हम तो परचेजर्स हैं, हम तो फाइनल कंज्यूमर्स हैं। तो कॉस्ट प्रोडक्शन की इंक्रीज़ हो गई। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट पुश होगी, इंक्रीज़ होगी, तब उससे जो प्राइस में चेंज आएगा उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हैपन्स व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होगी, तब उससे क्या होगा, प्राइस राइज होगा, तब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसका रीज़न होगा। कॉमन रीज़न जैसे हो गए, वेजेस बढ़ गए, अब वर्कर्स ने वेजेस हाई ज़्यादा मांग ले कि ज़्यादा वेजेस, पगार ज़्यादा चाहिए उनको, या फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही बढ़ गई इतनी। तो अब जो प्रोड्यूसर है ना, एक फर्म का ओनर है, जो प्रोड्यूसर है, तो वो बर्डन जो है ना कॉस्ट इंक्रीज़ होने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने का, वो खुद पे नहीं लेगा। वो क्या करेगा, वो प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगा। वो क्या करेगा, प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगा, जिससे उसका जो बर्डन है वो सेम रहेगा।
तो उससे क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ हो गई है। तो रीज़न हो सकता है राइज इन वेजेस, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लाइक फ्यूल और मेटल्स और हायर टैक्सेस। बेटा आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होती है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि टैक्सेस जो गवर्नमेंट आस्क कर रही है वो भी बढ़ गए हैं। अब रॉ मटेरियल लेते हैं उस पर भी टैक्स अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं जिसमें टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी। तो टैक्सेस जब बढ़ते हैं तब भी जो प्रोड्यूसर है वो बर्डन अपने पे नहीं लेगा टैक्सेस बढ़ने का, वो एक्सेप्ट करेगा टैक्सेस को। वो बर्डन किस पे डालेगा? फाइनल कंज्यूमर पर। तो सिंपली वो प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नेम से ही समझ में आ रहा है कि ऑटोमेटिकली जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन होती है, इन द प्रोसेस जो इन्फ्लेशन होती है वो बिल्ट इन इन्फ्लेशन होगी। इसको वेज प्राइस इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इसको वेज प्राइस इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये एक बेटा स्पायरल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्कर ने मांग लिया मुझसे, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं फैक्ट्री में ओनर हूँ, तो वर्कर ने बोला कि मैम मेरे को पगार ज़्यादा चाहिए, उसने वेजेस ज़्यादा मांग लिए, तो अब मैं क्या करूँगी? ठीक है, मैं प्राइसेस बढ़ा दूँगी क्योंकि बर्डन मेरे को मुझ पर नहीं लेना। ठीक है, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैं अपना कम नहीं करूँगी, मैंने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब प्राइसेस बढ़ गए, फिर उसको दिक्कत हो जाएगी कि मैम मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, खर्चा पानी निकल नहीं पा रहा है इतना, ठीक है, तो हमारी वेजेस जो है वो और बढ़ा दो। तो ऐसे करते करते ये एक वेज स्पाइरल बन जाएगा। वेजेस बढ़ी, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ने की वजह से वेजेस बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ने के बाद प्राइसेस बढ़ जाएगा। ये पूरा लूप बनता रहेगा, एक सर्कल बनता रहेगा, साइकिल बनता रहेगा। ये होता है वेज प्राइस इन्फ्लेशन। दिस टाइप occurs when workers demand higher wages due to increase in prices। मतलब वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं हायर वेजेस, क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, उनको भी तो खर्चा, उनके भी तो एसेंशियल गुड्स पे खर्चा होता है, वो भी तो एक कंज्यूमर है। तो बिजनेस इन टर्न रेज प्राइसेस टू कवर हायर वेज कॉस्ट, क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ रेजिंग प्राइसेस एंड वेजेस। अब ये साइकिल बन जाता है। प्राइस राइज होएंगे तो वेजेस राइज हो जाएंगे, वेजेस राइज हो जाएंगे तो प्राइसेस फर्दर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन थी। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर, भाई ये तो इसको तो गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है बहुत एकदम से इंक्रीज़ आ जाना, एक सडन इंक्रीज़ आ जाना इन्फ्लेशन में, प्राइसेस एकदम से आसमान छू गए, तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। दिस इज़ एक्सट्रीम एंड रैपिड इन्फ्लेशन। एकदम से आना और एक्सट्रीम लेवल पे जो इन्फ्लेशन पहुंचा देना, दैट इज़ नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, वेयर प्राइसेस राइज अनकंट्रोलेबली। मतलब प्राइसेस को कंट्रोल करना बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं प्राइसेस। ऑफन मोर देन 50% पर मंथ। ये 50% एकदम से राइज हो जाता है, बहुत रेयर सिचुएशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन की। तो हाइपर इन्फ्लेशन कंट्री की करेंसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड इकॉनमी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, करेंसी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। वॉर टाइम जब होता है तो उससे क्या, उस टाइम पे क्या होता है, जैसे वॉर होती है तो हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उससे जो हमारा स्टोरेज रहता है, तो अब डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वो धीरे धीरे नहीं होता यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन में, एकदम से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होगा। जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था 2000s में, जर्मनी में 1920s में। ये बहुत रेयर केस होता है हाइपर इन्फ्लेशन का, बहुत रेयर सिचुएशन आती है हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ आपकी खुद की कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, बल्कि आसपास की कंट्रीज़, नेबर कंट्रीज़ में भी इम्पैक्ट डालेगी हाइपर इन्फ्लेशन जो है। और ट्रेडिंग, जिसके साथ हमारी कंट्री ट्रेड करती है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डलेगा। उसकी वजह से हमारी इकॉनमी और ख़राब हो जाएगी, हमारी जो करेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन बहुत रेयर केस है। तो इसके बाद कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन तो हो गया, अब इसके कॉजेज़ समझना ज़रूरी है, क्यों होती क्यों है इन्फ्लेशन।
तो पहला रीज़न है इंक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड। हमने टाइप्स पढ़ी थी ना, वहीं से निकल के आती हैं इसके कॉजेज़। कंज्यूमर डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन होगी, डिमांड बढ़ेगी तो बेटा प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगी। ये इन्फ्लेशन एक दिन का खेल नहीं है। तो इंक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड, ये बेटा फर्स्ट कॉज हो गया इन्फ्लेशन का। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आ जाना। ये करेक्ट कर लेना, ये पिछले वाले का जब जल्दी जल्दी से पीपीटी बना रही थी तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। तो सेकंड रीज़न है बेटा कॉजेज़ का राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही है सीओपी इंक्रीज़ हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर है वो अपने पे बर्डन ना लेकर वो प्राइसेस को बढ़ा देगा, तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी। फिर है एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। पैसा ही हो गया बहुत ज़्यादा मार्केट में, इकॉनमी में पैसे मनी फ्लो ही इतना ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी तो क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। पैसा, अब मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, अब वही 200 रुपये आ जाएँ, 300 रुपये आ जाएँ मेरे पास पैसे, तो मैं खर्च ज़्यादा करूँगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपने देखा होगा इंटर रिलेटेड है। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इंटर रिलेट कर रहा है, फिर तीसरे पॉइंट से इंटर रिलेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर पॉइंट्स लगते हैं, बट डिफ्रेंशिएशन आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो मनी सप्लाई जब एक्सेस हो जाएगी इकॉनमी में तब इन्फ्लेशन होगा। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन्फ्लेशन में। कैसे? टैक्सेस बढ़ गए बेटा, टैक्सेस बढ़ गए। अगेन मैं वही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में। अगेन बेटा क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने पे बर्डन ना लेके वो प्राइसेस इंक्रीज़ कर देगा। तो एक रीज़न हो गया कि हमारी जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है। दूसरा है सब्सिडीज़। अब पंजाब में देखा होगा 600 वॉट्स जो है वो फ्री दिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वुमेंस के लिए विद इन पंजाब ट्रैवल करना फ्री है। तो यहाँ तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कोई गैस सब्सिडीज़ दे दी, कोई XYZ सब्सिडीज़ देती रहती है गवर्नमेंट, लेकिन उसका बर्डन क्या आता है दूसरे लोगों पर, क्योंकि एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है वो तो उतने ही है ना, वो बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी इंक्रीज़ होते हैं, खर्चा उनका भी इंक्रीज़ होता है। तो वो निकालेंगे कहाँ से, तो वो बर्डन किसी और पर शिफ्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जब टैक्सेस बढ़ा दे गवर्नमेंट या फिर वो सब्सिडीज़ दे दे, रिलैक्सेशन दे दे, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है इन्फ्लेशन का रीज़न बनता है, कॉज बनता है, जिससे प्राइसेस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होंगे, बट और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे इकॉनमी में। तो वो इन्फ्लेशन का एक कॉज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक हायर टैक्सेस और सब्सिडीज़। फिर आता है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन कैसे हो गई भाई? जहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ था हमने प्रोडक्ट्स, वो वेयर हाउस ही ख़राब हो गया, ये एक रीज़न हो सकता है। सप्लाई में दिक्कत आ गई, कई बार प्रोडक्शन एरर आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एरर हो गया, कुछ जियोग्राफिकल इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ गए, स्टोरेज प्रॉपर नहीं थी। तो ये सारे रीज़न जो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में आएंगे। सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होगी प्रॉपरली टाइम पर, वही हो गया यहाँ पे, फिर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड उतनी रहेगी, सप्लाई अगर कम हो जाती है तो उससे क्या होगा, प्राइसेस में इंक्रीज़ आएगा, तो इन्फ्लेशन होगी। फिर आता है बेटा हाउ इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड। ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।